देखो जी, लीनियर पॉलिनोमियल पिछले साल में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल हुआ करता था, उसी को थोड़ा सा और बढ़ाया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की है और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसको लीनियर पॉलिनोमियल लोग कह रहे हैं उस पर फोकस किया है बहुत मजेदार। मेरी बात को ध्यान से समझो, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? किसा कोई सा भी इक्वेशन है, समझ लो कि x + 5 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। x² + 5x + 3 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। मैं बोल रहा हूँ x³ + 5x² + 7x - 8 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल किसको बोलते थे हम लोग कि भाई वेरिएबल है कोई और कोई ना कोई रिलेशन चल रहा है कि भाई 5x³ है 7x² है, ऐसे ऐसे करके नंबर चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि x³ 3 + 5y² + z² 2 z5 लेकर चलो, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, बट दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, एंड ये जो मैंने लिखे थे ये क्या थे? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। समझे कि भाई ये जो मैंने लिखा ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में, यहाँ पे x, y और z तीनों वेरिएबल है, और इन सब में पॉलिनोमियल में कितने कितने वेरिएबल थे? बोलो ना, कितने कितने थे? एक ही वेरिएबल थे। पॉलिनोमियल लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x = x + 5। ये इसका सबसे सही तरीका है लिखने का। कोई भी पॉलिनोमियल दिखाना है तो ऐसे p ऑफ x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? p ऑफ x। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x = x + 5। फिर मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x = ये, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x = ये। हमारे सिलेबस में जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे इट इज फॉर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ओनली, है ना? 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि हम लोग जो भी सॉल्विंग करेंगे इन्हीं के हिसाब से करेंगे। अब देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं बोलूं तो है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, बताओ क्यों? इधर x⁻0 है। x⁻0 क्या होता है? 1 होता है, तो 5 × 1 5 हो गया, यानी कि ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कहानी है। अब तुमको ना मैं 4 एग्जांपल दूंगा। रिफ्लेक्शन आ रहा है, कौन सी वाली लाइट का आ रहा है? वो दोनों का आ रहा है ना? सुना नहीं, वो बस वो दोनों लाइट बंद कर देना, ये दोनों वाली। तो x4 - 5x² + 9। अब देखो, तो ये मैंने तुमको 4 दिए। मैं क्या तुम्हें कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी होती है ना, तो हम ये देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है? कुछ नहीं, तो 1। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 1। मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। फिर यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? तो इसकी डिग्री कितनी है? 4। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? दिस इज व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बताओ। 0, क्योंकि x की पावर 0 है। समझे? x की पावर क्या है? कुछ अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा तो यहाँ पे x है नहीं है, पर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पे x की पावर 0 है, दैट इज 1 है, तो यानी कि वेरिएबल देने के लिए मैंने दिया है बस। तो x की पावर 0 तो 1 हो जाता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नंबर सिस्टम में भी तुम लोगों ने कांस्टेंट के ऊपर नहीं हो सकती पावर, नहीं, वेरिएबल की होनी चाहिए। पॉलिनोमियल टॉक्स फॉर वेरिएबल, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए नहीं बात करता। अब तुमको चलो डिग्री समझ आ गया। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 3x² + 5x + 9, तो x² का कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ कौन सा है? कोएफिशिएंट यानी ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ होते हैं। कोएफिशिएंट यानी ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ होते हैं। जैसे x² का कोएफिशिएंट कौन है? 3। x का कोएफिशिएंट कौन है? 5। वो कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि देखने में कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर, या सिर्फ कांस्टेंट भी तुम बोल सकते हो, पर उसको कोएफिशिएंट बोलना सही नहीं है, वहां पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो उसको कांस्टेंट बोलोगे। और इनके नंबर जो है पहले नंबर्स, उसको क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट बोलोगे। क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट बोलोगे। अब मैं तुमको पूछूं x³ + 5x⁴ - 7x + 8, बोलो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कौन सा है? 5। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं है तो भाई 1 होता है। x² का कोएफिशिएंट क्या है? तुम बोलोगे
हाँ कुछ नहीं है, x स्क्वायर ही नहीं है। अगर नहीं है तो इसका ये मतलब है कि 0x स्क्वायर रहा होगा, तो वो नहीं लिखा गया है। कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो पक्का वो 0x स्क्वायर लिखा होगा, इसलिए x स्क्वायर क्या हो गया, गायब हो गया। इसलिए x स्क्वायर क्या हो गया, गायब हो गया। तो मतलब कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0। इसी तरीके से x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें, बोलो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि है ही नहीं वो, तो 0। x का कोएफिशिएंट क्या है, x तो -7 है ना, x का कोएफिशिएंट क्या है, -7, और कांस्टेंट क्या है 8, जिसमें कोई भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। और ये तो कोएफिशिएंट है। तो ये तुमने कोएफिशिएंट समझ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया। आओ तुमको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझा दो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप ना दो तरीके के होते हैं, मतलब दो बेसिस होते हैं एक्चुअली। पहला टाइप हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, भाई डिग्री के हिसाब से नाम दे देते हैं। दूसरा कैटेगरी हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये दो बेसिस पे अपने पॉलिनोमियल के टाइप बनाए हैं। अब यहाँ पे हमें समझने 5 टाइप, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आता है हमारे पास जिसका डिग्री 1 होता है। कितना हो डिग्री 1, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे 5x + 7 इसकी डिग्री क्या है, पर अगर मैं बोलूं 2x² + 6x - 9 तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री का मतलब है, जैसे मैंने तुमको क्या बताया, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो यानी कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसमें हाईएस्ट पावर 1 ही होता है। तो इसको हम लोग अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और चैप्टर का नाम पढ़ा ना तुमने, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल था। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में तो खैर बहुत सारी बात करनी है इस चैप्टर में, कुछ ज्यादा ही बातें करनी है। पर लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेस ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। फिर अगर डिग्री 2 है तो वो क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। क्या बनता है, अगर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो बोलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा वाला जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे किताब में लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन आर.एस. अग्रवाल जैसी किताबों में बहुत अच्छे से लिखा होता है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा समझना, क्योंकि नई एनसीईआरटी जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है उसमें, मतलब बहुत कहानी वहानी बनाकर वो किया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो ये सब समझ के रखना, यही सारी बात को ना वो लोग 3-4 पेज में लिखेंगे, तो यानी ये समझ के रखना। अब अगर डिग्री 0 हो, वेरिएबल ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री कितनी हो, 0, तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक स्पेशल टाइप आता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। देखो इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार करो। मैं 3 पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, 2x 7 बस हो गया, 3x 2 + 9 हो गया, 3x³ + 2x² + 8। या तो चलो तुमको कंफ्यूजन ना हो तो इसको मिटाओ, 8x - 9। इसमें कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है। इसमें कितने टर्म है, और इसमें कितने टर्म है भाई, 3। तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ही बताते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ टर्म इज 1 देन इट इज मोनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मतलब 1 और मियल फॉर पॉलिनोमियल। तो मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है, तो वो मोनोमियल है। अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल है। वो क्या है, बाइनोमियल है। और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है। और 4 या उससे ज्यादा हो तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली मतलब बहुत सारा, तो 4 या उससे ज्यादा हो तो क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। पर 1 2 3 के भी स्पेशल वो है नाम, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तुमको पता होना चाहिए। एक खास आदमी है, एक खास टाइप है, कहां पे लिखूं, इधर ही लिख देता हूं। स्पेशल टाइप 0 पॉलिनोमियल, एक स्पेशल टाइप है 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आंसर 0 ही आता है। 0 लिख दो, 0x लिख दो, 0x² लिख दो, 0/3x³ लिख दो, 0/5x की पावर जो है 100 डाल दो। इन सब पे आंसर क्या आ रहा है, 0। तो यानी दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, सवाल आता है
सवाल आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। मैं उसकी डिग्री नहीं बता सकता, मैंने जीरो लिखा है, क्या पता 0x हो, क्या पता 0x स्क्वायर हो, क्या पता 0x क्यूब हो, पता है क्या कुछ नहीं। तो यानी कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है अनडिफाइंड होती है, इसलिए उसको मैं डिग्री वाली लिस्ट में तो नहीं डाल पा रहा था और नंबर ऑफ टर्म्स की लिस्ट में भी नहीं डाल पा रहा हूं, तो यानी कि अलग से मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक्स हुआ। ये पॉलिनोमियल का पूरा क्या खत्म हुआ, बेसिक्स खत्म हुआ। तुमने अब पूरे पॉलिनोमियल के बारे में जान लिया है कि क्या होता है, कैसे टाइप्स होते हैं, किस तरीके से होता है। अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल में आंसर्स कैसे होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं पॉलिनोमियल p ऑफ x है इज इक्वल टू 5x माइनस 5 है, मैं तुमको बोल रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1। इसका मतलब होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे 1 डाल दूं, अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे क्या कर दूं 1 डाल दूं, तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, तो 5 into 1 minus 5 that is 5 minus 5 that will be 0। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, अगर -2 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, तो इट इज 5 minus 5 into -2 -5 that is -10 minus 5 that is -15। समझे? तो ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी ये लोग कहते हैं, तो तुमको x की जगह जो भी वैल्यू बोली है वो वैल्यू को डाल देना। क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही पूछेगा या थोड़ा घुमाएगा फिर आएगा, लेकिन अभी के लिए तो यही है बेसिक्स के लिए तो। और अब देखो इसी में भयंकर सवाल देता है, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसपे बोल रहे 7x क्यूब है माइनस 5x 5 है प्लस 4x 3 है माइनस 3 है। लो जी बहुत भयंकर दिख रहा है। वो लेके फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, कि अगर x की जगह पे 1 डाल दूं तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 ब्रैकेट 1 की पावर 6 माइनस 5 ब्रैकेट 1 की पावर 5 माइनस 4 ब्रैकेट 1 की पावर 3 और माइनस में 3, तो अब 1 की पावर 6 तो पॉजिटिव 1 ही रहने वाला है, इसकी तो कितनी पावर हो, तो 7 into 1 7 माइनस 5 into 1 5 माइनस 4 माइनस 3 7 माइनस 5 कर लो 2 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 4 कर लो माइनस 2 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 4। तो ये था आंसर से बड़ा सा पॉलिनोमियल दे दिया है, बोले वैल्यू डालिए, समझे? यानी कि ऐसा काम भी ये लोग कर सकते हैं। अब बहुत सारी बातें कर ली, हमारी किताब को देखते वरना बुरा मान जाएंगे। ये सब तो देखो बहुत फालतू बातें हैं, पर हाँ एक बात अच्छी है, अगर एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरे पास तो 4x 5y और 3 इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। और x और y जो है वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। इन्होंने लेटर नंबर लिखा है लेकिन हम अच्छे लोग हैं, हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। और देखो x के पहले 4 था, y के पहले 5 था, तो 4 और 5 क्या है, कोएफिशिएंट है x और y के, क्या है कोएफिशिएंट। और 3 के आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो 3 इज कांस्टेंट। और लेटर नंबर की जगह हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। इतनी बातें इन लोगों को समझानी थी तुम लोगों को। अब ये सब टाइम पास है, सब टाइम पास है, सब देखो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल रहा था ना मैं, उसको ही क्या बोलेंगे, बोले वन वेरिएबल पॉलिनोमियल या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनि मतलब वन, वेरिएट मतलब वेरिएबल। तो एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल को हम और क्या बोल सकते हैं, यूनिवेरिएट बोल सकते हैं। सर ऐसे तो बाईवेरिएट भी होता होगा, हाँ होता है, अगर दो वेरिएबल है तो उसको बाईवेरिएट पॉलिनोमियल बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? और हाईएस्ट पावर किसी भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री कहलाता है। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में, 3, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक, मतलब 3 डिग्री है। और टाइप कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो उसका डिग्री कितना है, 2, और टाइप क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। ये देखो ये अपना ख्याल खास है, 3z + 7, तो ये कैसा है, डिग्री इसका 1, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और सिर्फ 8 है तो उसको हम 8x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8x की पावर 0, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो इतनी बातें देखी थी हमने, तो खैर इससे ज्यादा ही अच्छे से देखी बातें, पर ये एनसीईआरटी ने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो है इतनी बातें की है। आओ बताओ इसकी डिग्री बताओ सर, 2 क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री बोलो 3, इसका बोलो 0, x की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, और इसका क्या बनेगा, 1। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, है ना, सीधा सिंपल हिसाब के साथ। राइट पॉलिनोमियल इन डिग्री 1 2 3। हमें एग्जांपल देना है, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, तो लिख दो 3x लिख दो। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, +7 लिखोगे तो भी चलेगा, -8 लिखोगे तो भी चलेगा, समझे? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी आंसर हो सकता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 तो सिर्फ x² लिखो तो भी चलेगा, -5x डाल दो तो भी चलेगा, +6 डाल दो। सब में डिग्री चेंज हुई क्या,
नहीं हुई। अब डिग्री 3 बोल रहे हैं, x क्यूब लिखो चलेगा, माइनस 6x लिखो चलेगा, प्लस 6x स्क्वायर डाल रहा हूँ हाँ मैं, प्लस 5x माइनस 6 कुछ भी लिखो, कुछ भी बनाओ। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इस सेकंड के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बात खत्म हो गया। है कुछ सोच विचार वाली बात? कोएफिशिएंट बताओ x स्क्वायर और x की पावर 3 के, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस 6 और x क्यूब का -3 आता है तुमको तो सीखा कर रहे हो। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द z इन द पॉलिनोमियल दिस? z का है 0 z कहीं नहीं है, तो फिर मैंने बोला था ना अगर वेरिएबल ही नहीं है तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 z का प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होएगा? 0 z प्रेजेंट होएगा। तो है तो सही। अरे z क्यूब है, z स्क्वायर है, z का है, सिर्फ z नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर वो 0z होगा, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा? ठीक है जी। फिर व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? बोलो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x, बोलो कांस्टेंट टर्म 0, कुछ भी नहीं है तो 0। समझे? एक एक्सरसाइज हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल पे बातें करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल पे तो बहुत ज्यादा बातें हम करेंगे। अब लीनियर पैटर्न છે, लीनियर इक्वेशन છે, ફંક્શન છે અને આ मैं बोलूं सब फालतू बात है। आओ फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x 3 इफ x इज इक्वल टू 0। क्या करूं? 0 तो वो उधर डाल दूं, मैं लिख देता हूं, मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं प्रॉपर लिखूंगा p of x इज इक्वल टू 5x 3, है ना। अब बोल रहे x की जगह 0 तो p of 0, ये अच्छा तरीका और ये दिखाना है तुमको। तो p of 0 इज इक्वल टू 5 into 0 minus 3, तो 0 minus 3 that is -3। फिर बोल रहे x equal -1, तो p of -1 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या कर दूंगा? तो ये बन जाएगा -5 -3, तो ये क्या बना? -8। कितना आया? समझे? अब अगला सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वापस से p of x किसके बराबर है? 7। अच्छा अब x नहीं है, s वेरिएबल है, तो p of s किसके बराबर है? 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब बोलो s की जगह 0 डालोगे अगर, तो p of 0, तो बोलो 7 into 0 का स्क्वायर माइनस 4 into 0 प्लस 6। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 into 7 भी 0 हो जाएगा, 4 into 0 भी 0 हो जाएगा, प्लस में 6। तो क्या आंसर आया? 6 आया। अब अगर s की जगह -3 डालना होता तो बोलो क्या करता? 7 ब्रैकेट -3 का स्क्वायर, सही है गलत है? -4 -3 प्लस 6, ध्यान देना -3 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर कर लोगे तो फिर +9 आएगा, तो +9 into 7 कितना हो जाएगा? 63। हाँ, और -4 into -3 कितना हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस में 3 है माइनस में 4 है, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, तो ये करोगे 75 प्लस 6 81 आ गया। है कुछ हार्ड? अब देखो, अब थोड़ा बहुत अलजेब्रा डाल देंगे। हाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल ऐड अप टू इतना, फाइंड द प्रेजेंट एज। बच्चों वाले सवाल, हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल करते थे, अगर तुमको याद हो तो कुछ नहीं है। प्रेजेंट एज सलील की मम्मी की जो है ना, वो 3 टाइम है सलील के प्रेजेंट एज के। तो लेट द सलील प्रेजेंट एज बी x years। अगर सलील की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर है, तो उसकी मम्मी की कितनी होगी? क्योंकि बोले 3 गुना है, 3 गुना है, तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अच्छा 3 साल बाद, अगर आज मैं 25 साल का होती कितना 5 साल बोला, आज मैं 25 साल का हूँ, 5 साल बाद भी 25 का रहूंगा क्या? कितने का हो जाऊंगा? 28 कैसे होऊंगा? +5 बोला, पहले +3 बोला था, इसलिए कंफ्यूज हुआ। तो +5, मतलब अगर ये लोग अभी x ईयर के हैं तो 5 साल बाद ये भी तो x + 5 हो जाएंगे, और उसकी मम्मी अगर 3x है तो 5 साल बाद तो वो भी कितनी हो जाएगी? 3x + 5 हो जाएगी। तो बोले 5 साल बाद की एज 70 की बनेगी, तो 5 साल बाद एक की एज तो x + 5 हो जाएगी, दूसरे की एज 3x + 5 हो जाएगी, और दोनों को प्लस कर दूं, मतलब x + 5 + 3x + 5, इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना आएगा? 70 आएगा। बोलो x + 3x कितना बनता है? 5 + 5 कितना होता है? 10 इज इक्वल टू 70। ये 10 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 ये 10 माइनस कर दोगे तो 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60/4 दैट इज x इज इक्वल टू 15। तो हमें क्या बोला है? बोले फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो भाई सलील तो x है, तो वो कितने साल का है? 15 साल का है, और उसकी मम्मी तो 3 गुना है, तो मतलब 3 × 15 कर दो, कितना आ गया? 45 आ गया। सिंपल, कुछ है नहीं अभी, इसलिए मैंने वो पढ़ाया नहीं उतना कुछ।
अब कोई कहानी नहीं है तो फिर क्या करें। अब देखो उससे अगला वाला सवाल उससे भी इजी है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज इतना। ओके, दो नंबर है उसके बीच का डिफरेंस इतना है और उन इंटीजर के बीच का रेशियो कितना है 2:5। कभी भी रेशियो वाले सवाल होते हैं ना तो देख के एक बार ताली बजा देंगे। हाँ। क्या करोगे देख के एक बार ताली बजा दोगे। क्यों? क्योंकि बहुत इजी होते हैं ना। तो दो 2:5 है ना तो दोनों नंबर को क्या मान लो, एक बार 2x और 5x मान लो। होता है ना ऐसा, वो बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट द टू नंबर्स बी 2:5 है तो 2x और 3x ले लेता। अच्छा 3:4 होते तो क्या लेता? 3x सीधा सिंपल बात। 3:4 होते तो क्या लेता प्रयान? 3x है ना, ध्यान तो है। अब देखो 63 उसका डिफरेंस है। एक समझदारी वाली बात बताओ, 2x 5x में 63 आया होगा कि 5x 2x करके आया होगा? डिफरेंस बड़ा है, पॉजिटिव है ना, तो बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, फंसाने वाली बातें बताता हूं मैं तुमको कि स्कूल वाले कैसे फंसा सकते हैं तुमको। अब अगर डिफरेंस 63 है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर हुआ होगा, मतलब मैं 5x 2x लूंगा। यही अगर डिफरेंस -63 होता तो 2x तो 2x 5x से मिलेगा। माइनस में आंसर आ रहा है तो छोटा माइनस बड़ा करो और पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा माइनस छोटा कर दो, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो है 5x 2x करूंगा ATQ समझते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोले डिफरेंस कितना है 60, बोलो ना 63 का। तो 5x 2x किसके बराबर है? 63 तो यानी कि 3x किसके बराबर है? 63 मतलब x किसके बराबर है? 63/3 दैट इज x = 21। इसको देख के खुश मत हो जाना, ये आंसर नहीं है। दो इंटीजर देखने बोले तो यानी कि एक इंटीजर फर्स्ट इंटीजर मेरा 2x है तो इट इज 2 × 21 कितना हो जाएगा 42। और सेकंड इंटीजर मेरा 5x है तो यानी 5 × 21 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया है ना, बढ़िया है। अब देखो रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। ओके, तो उसके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं ना उसके 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा पर बहुत हार्ड नहीं है। तो अगर उसके पास 5 रुपए के सिक्के x है तो 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे 3x। तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपी bx। तो 2 रुपीस के कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। अब ज्यादा ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत जरूरी बात बोलूंगा। इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपीस, तुम्हारे मन में सबसे पहली बात अगर ये आई कि सर x + 3x = 88 तो गलत है। x क्या है नंबर ऑफ कॉइन है, 3x क्या है नंबर ऑफ कॉइन है। अब बाजू में क्या है 88 आएगा तो नंबर ऑफ कॉइन को प्लस करके 88 अमाउंट आ सकती है क्या? ये 88 वैल्यू है। अगर तुम लोग x + 3x 88 बोल रहे हो तो गलत है, क्योंकि x और 3x क्या है ये तो नंबर ऑफ कॉइन है पर बाजू में 88 क्या है वैल्यू है। तो तुम्हें इक्वेशन में वैल्यू बनानी पड़ेगी। अच्छा अगर मेरे पास 2 रुपए के समझ लो 5 सिक्के तो मेरे पास कितने रुपए 10 रुपए। तुम बोल रहे हो 10 रुपए में बोल रहा हूँ 2 × 5 है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर मेरे पास 2 रुपए के 15 सिक्के तो मेरे पास क्या है 2 × 15 है। तो अगर मेरे पास 2 रुपए के x सिक्के है ना, 2 रुपए के तो 3x है, चलो तो यानी कितने रुपए मेरे पास 2 × 3x कितने हैं 2 × 3x प्लस में 5 रुपए के कितने सिक्के x तो कितना वैल्यू बन रहा है 5 × x बन रहा है। इसको प्लस करके कितना आएगा 88 आएगा। इसको प्लस करके कितना आएगा 88 आएगा। ये बहुत ध्यान रखना है, x + 3x तो नहीं बनेगा, वो तो नंबर ऑफ कॉइन है। वैल्यू बनाओ तो वैल्यू के लिए उसको मल्टीप्लाई करो 2 और 5 से भी तो ही टोटल वैल्यू आएगा। तो बस अब तो कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करो। 6x + 5x = 88, 11x = 88, x = 8। x कितना आ गया 8 आ गया। खुश मत होना, ये आंसर नहीं है। हमें क्या बोला है हाउ मेनी कॉइन डज ऑफ ईच टाइप ही हैव सी हैव जो भी है। तो भाई 5 रुपए के तो भाई 8 सिक्के x था ना उसका, तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपी x है तो 5 रुपए के तो 8 सिक्के हैं। पर 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे 3 × 8 यानी कितने सिक्के होंगे 24 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे 24 सिक्के होंगे। अगर तुमको याद आ रहा हो तो तुमने ग्रेड 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करके चैप्टर पढ़ा है और ये वैसे ही सवाल है उल्टा। उसमें तो बहुत हार्ड था, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? स्पीड में तो नहीं आ रहा हूं, स्पीड में जाओ तो बोल देना, थोड़ा थोड़ा कभी-कभी बह जाता हूं मैं। एक फार्मर ने क्या किया 300 फीट का फेंस को कट किया 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज में। वो इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, वरना x मान लो 150 आ गया, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोला 300 फीट का वो फेंस है उसको 2 पीस में उन्होंने क्या करके रखा है बांट के रखा है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पीस 50 है तो दूसरा कितना होगा 250।
एक पीस 100 है तो दूसरा कितना होगा 200, मतलब एक पीस 50 बोला तो दूसरा तुमने बोला 300 माइनस 50 है, यही बोला। एक पीस 100 बोला तो तुमने मुझे क्या बोला दूसरा 300 माइनस 100। तो अगर सर एक पीस x है तो दूसरा पीस क्या होगा 300 माइनस x, क्या होगा बोल रहे लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। किसी को भी लॉन्गर मान लो, किसी को भी शॉर्टर मान लो, तुम्हारी मैथ आनी चाहिए तुमको। मैं बोलता हूँ ये क्या है लॉन्गर और ये क्या है शॉर्टर है, कि भाई जो बड़ा वाला पीस है वो क्या है x मीटर लंबा है, तो छोटा वाला पीस तो सर 300 माइनस x मीटर लंबा होगा। अब लोग इन्होंने बोला लॉन्गर पीस इज 4 टाइम, लॉन्गर पीस जो है मतलब जो लॉन्गर पीस होगा इज, देखो मैं ऐसे वर्ड्स में ना ऐसे में तरीका बताता हूँ तुमको, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में सुना है तुम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट के लिए वर्स वर यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए विल सेल यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स का अगर यूज तुमको किसी वर्ड प्रॉब्लम में दिख जाएगा जैसे इज, तो वहां पे इक्वल टू डाल देना कि लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इनटू क्या शॉर्टर पीस s, मतलब लॉन्गर पीस क्या है x इज इक्वल टू 4 टाइम्स द शॉर्टर पीस दैट इज 300 माइनस x। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 4 इंटू 300 तो 1200 जाता है, माइनस में 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x इधर ले लोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 1200, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 5 करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन में वो बाजू में जाएगा तो किसमें आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हुआ ये 240 हो गया। तो लॉन्गर पीस अगर 240 है तो शॉर्टर पीस तुम मुझे बताओगे 60, माइनस कर दो और तो क्या करना है, हो गया सवाल खत्म। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या सीखा, अगर एक x है तो दूसरा क्या आएगा 300 माइनस x, इसमें यही जरूरी था और कुछ भी नहीं था इसमें जरूरी। चलो अगला सवाल, if the length of rectangle is 3 more than twice its width, अब देखो मैंने जो ट्रिक बताई थी ना वो यहाँ पे काम है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, लेंथ का वैल्यू ब्रेथ पे डिपेंडेंट है या ब्रेथ का वैल्यू लेंथ पे डिपेंडेंट है? दोनों एक दूसरे पे नहीं, जैसे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width, अगर यहाँ पे ब्रेथ या विड्थ मेरे पास होता तो मेरे पास क्या आ जाती लेंथ आ जाती। कभी कभी कंफ्यूजन लग जाता है यार x किसको मानूं, तो सोचो कि ब्रेथ जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है ना, लेंथ होती तो ब्रेथ आता है ऐसा मुझे सही नहीं लग रहा है, पर विड्थ होती ब्रेथ होती तो लेंथ आ जाता, तो विड्थ को क्या मान लो, विड्थ को क्या मान लो x मान लो, तो लेंथ क्या बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे और मेरे हाथों पे ध्यान रखना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मतलब इक्वल टू, क्या बोला था इज मतलब इक्वल टू 3 more than twice its width, 3 more मतलब 3 के बाद मोर तो प्लस और twice its width मतलब 2x। बोले पेरीमीटर 24 है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला याद दिलाओ ना मेरा, 2 into l plus b होता है क्या, बोलो 2 into l plus b होता है, पेरीमीटर बोले 24 है तो 24 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l कितना है 3 plus 2x और ब्रेथ कितना है x है, तो 24 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 plus 3x, मल्टीप्लाई कर दो यार 2 को डिवीजन में ले जाओ, बात तो एक ही, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into 3 6 plus 6x हो जाएगा, ये 6 माइनस में ले लो इधर, समझ पा रहे हो ना भाई, तो 18 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 18/6, x इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आया, ये तो विड्थ है, ये क्या है ये तो विड्थ है, लेंथ निकालने के डालो 2 इधर, लेंथ इज इक्वल टू 3 plus 2x, x की जगह 3 आया डाल दो, 2 into 3 कितना होता है 6 होता है, 6 plus 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मिल गया। यानी कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी जो है आ सकते हैं, स्कूल ने अगर आरएस उठा ली तो इनका बहुत प्रैक्टिस कर लेना, अगर तुम्हारी स्कूल अच्छे अच्छे सवाल उठा रही है तो इस टॉपिक में से कोई बढ़िया सा वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है, यानी कि उसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? तो रिकॉर्डिंग चालू है ना, रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए, कभी कभी क्या होता है बंद हो जाती है। चलो आधी घंटे में नहीं हुए लेकिन हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई। लीनियर पैटर्न बहुत मस्त बात है, बहुत मस्त बात है। लीनियर पैटर्न में क्या है, आओ देखो, लीनियर पैटर्न किसको बोलते हैं, इधर हर एक स्टेज बढ़ने पे यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। अगर सेम इंक्रीमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोलते हैं। अगर समझ लो कि भाई यहाँ पे 2 ऐड हुआ, फिर बाद में 5 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है, 14 ऐड हो रहा है, तो वो लीनियर पैटर्न नहीं है। लीनियर पैटर्न की खास बात ये है कि भाई हमेशा फिक्स नंबर ऐड होता है। क्या होता है, हमेशा फिक्स नंबर ऐड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न बोलते हैं। और लीनियर रिलेशनशिप भी हम लोग बना सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। अब इसमें अगर तुमको मैं कोई बस सी बात बताऊं, लॉजिक, सिर्फ लॉजिक में है, सिर्फ लॉजिक में है। एक ना मजेदार बात करता हूं तुम्हारे साथ।
पर तुम्हारे स्कूल वाले करेंगे या नहीं करेंगे वो भी तो नहीं पता है। एक फार्मूला बता देता यार मैं तो पर स्कूल वाले तुम्हारे नहीं बताएंगे लगभग, क्योंकि इन्होंने भी नहीं बताया। तो ऑब्जर्व में तो खेल निकालना मुश्किल है। नहीं चलो अपने तो करेंगे तरीका, एक तरीका बताता हूँ जिससे आंसर में कभी भी लोचा नहीं पड़ेगा। मस्त फॉर्मूला है, बहुत मस्त फॉर्मूला है। एक्चुअली टॉपिक तुम्हारे स्टैंडर्ड में ऐड हो गया है, जो मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप टॉपिक ऐड हुआ है ना, उसी का कुछ पार्ट लेकर मैं तुमको ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा और इससे आसान तुमको कोई मजा नहीं आएगा। देखो 3 5 7 9 11 13 ऐसा यहाँ पे नंबर चल रहे, ठीक ऐसा पैटर्न है ना, ऐसा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है ना। समझ लो किसी 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6 वैल्यू पे, तो तुम्हें पैटर्न बनाना है इसका। पैटर्न किसका बनाना है? इसका बनाना है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक फॉर्मूला लगाओगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। यहाँ पे ये a का मतलब होता है ये पहला नंबर जो है वो क्या है? a है। a अल्फाबेट में a b c d होती है, उसमें पहला आता है ना, यानी जो भी नंबर सबसे पहला नंबर है वो क्या बनेगा तुम्हारा? a बनेगा। n की जगह तुम कुछ नहीं रखोगे, n को n ही रहने दोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? n की जगह पे कुछ नहीं रखोगे, n को n ही रहने दोगे। और ये जो d है ना, ये गैप है कि भाई कितने कितने आ गैप है, तो यहाँ पे कितना कितना हो रहा है? +2 हो रहा है ना, तो d का वैल्यू क्या है? +2। तो यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है। a क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करो उसको, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। तो 3 माइनस 2 1 होता है, तो 2n माइनस 1 ये बन गया जनरल रूल, या फिर काइंड ऑफ हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा बन गया रिलेशनशिप। देखो इन्होंने बोला है कि भाई वी विल लर्न मोर ऑफ लीनियर पैटर्न इन द चैप्टर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, लेकिन उसी का छोटा सा पार्ट ले लिया है ना, खत्म हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे n की जगह 1 डालोगे तो कितना वैल्यू बन रहा है? 3 बन रहा है। n की जगह 2 रखोगे कितना वैल्यू बन रहा है? 5 बन रहा है। ऐसा अगर अभी भी समझ नहीं आया तो 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो देखो इसका बना लिया, इस वाले का बना। n ये जो स्टेज है ये n है। हमको जब भी रिलेशनशिप बनानी ना, एक स्टेज या n का वैल्यू देंगे और दूसरा हमारा मेन वैल्यू रहेगा जो बढ़ता है। तो पैटर्न इसका बनता है 1 3 5 7 9 11 13 ये वैल्यू चल रही है। तो बोलो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था बोलो ना? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर बड़ा लग रहा है तो an गायब कर दो, चलो सिर्फ इक्वल टू रख दो, भूल जाओगे है ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो a क्या बोला था? पहला नंबर क्या है? पहला नंबर 1, तो 1 डाल दो, प्लस n को कुछ भी नहीं करेंगे। d क्या है? कितना कितना गैप है? d मतलब क्या है ना, d फॉर गैप। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी समझ लेना, तो मेरे d फॉर में क्या आता है? गैप आता है, यानी कितने कितना गैप है? 2 2 का। एक्चुअल में डिफरेंस बोलते हैं उसको। तो ये इधर है, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 मतलब 2n माइनस 5। ये बन गया उसका रूल, ये रूल बन गया। अब देखो, अब तुम n की जगह 1 डालोगे, ये देखो ये n है, ये n की जगह 1 डालोगे यहाँ पे तो 2 माइनस 1 बना रहा है, देखो ये वैल्यू। और अगर तुम ये n की जगह यहाँ पे 2, n जब 2 है तो ये वैल्यू कितनी है? 3। ये रूल क्या बोलता है? 2 डालो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 बन गया। अगर ये n की जगह 3 डालूं तो 5 आना चाहिए, आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है। तो यानी ऐसा हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिलेशनशिप बना देते हैं दोनों चीजों के बीच में। देखो 2n माइनस 1, ये लोग जो है ये लोग लॉजिक चलाते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़े होंगे तो लॉजिक काम नहीं लगेगा। तो एक ये छोटा सा फॉर्मूला जो है ये तुम लोग कर सकते हो। क्लियर है जी? अब देखो इस एक्सप्रेशन की मदद से मैं पता कर सकता हूँ 15 स्टेज पे 26 स्टेज पे जो है कितना कितने टाइल्स है। बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे बस वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत आसान है। तो लॉजिक से कैसे? लॉजिक मत लगाओ ना, लॉजिक मत लगाओ। लॉजिक कभी कभी बहुत परेशान कर देता है। लॉजिक ऐसा है कि ये देखो 100 था, 95 90 ये हुआ, तो 100 में से क्या हो रहा है? -5n हो रहा है कि 5 5 5 5 कम हो रहा है, डाल दो, हो गया ये लॉजिक है। पर नंबर हार्ड होते हैं ना जब, तो लॉजिक जो है वो सोचने में टाइम लग जाता है। हमारे पास एग्जाम के वक्त में इतना टाइम रहता नहीं है, तो ऐसा एक ही छोटी सी चीज जो है तुमको मदद करेगी। क्लियर है जी? लॉजिक ये भी देख लो, एन ऑटो है ना, ये आंसर है, इसको नहीं देखेंगे, पाप हो जाएगा। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 रुपीस एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर तक तो वो क्या करेगा? 25 रुपए ही लेगा। पहले किलोमीटर का भी 25 रुपए और उसके बाद भी 25 रुपए, फिर उसके बाद 15 रुपए हर किलोमीटर पे बढ़ता जाएगा। ऐसा बोला है, 15 रुपए हर किलोमीटर पे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा वो। तो सोचो, जब 1 किलोमीटर जाऊंगा तो भी 25 है, 2 किलोमीटर जाऊंगा तो भी 25 है, 3 किलोमीटर जाऊंगा तो 40 दे देगा। फिर आपने बोला था कि लीनियर पैटर्न में एक फिक्स्ड
इस अमाउंट से भरना चाहिए, इसमें कहाँ भर रहा है? हाँ तो इसमें लीनियर पैटर्न इधर से नहीं चालू हो रहा है, इधर से चालू हो रहा है। 4 के बाद 55, 5 के बाद 70, 6 के बाद 85 ऐसा। तो इन्होंने पैटर्न जो है ना इधर ब्रेक कर दिया और इधर से फिर पूरा पैटर्न बन रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है भाई। तो n की जगह 2 डालने में भी 25 बनना और 3 डालने पे वो बनना चाहिए। तो इस वाले में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे दिमाग में बनाना। जब हमारा पैटर्न 1 में से ही चालू हो जाता था तब हम क्या लेते थे, n-1 लेते थे, सही है गलत है? बोलो वो ट्रिक क्या थी, a प्लस n-1 इंटू d। ये जो n-1 था ना वो क्यों, क्योंकि पैटर्न 1 से चालू हो रहा था। यहाँ पे पैटर्न 1 से चालू हो रहा है, पैटर्न 2 से चालू हो रहा है, 2 के बाद फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे n-1 नहीं लूंगा, क्या ले लूंगा, n-2। पैटर्न कहाँ से चालू हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है, तो n-2 ले लेंगे और कुछ भी बात नहीं है। तो n-2 डालो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न यहाँ से चालू हो रहा है ना। तो फिर 25 प्लस n-2 इंटू डिफरेंस कितने का, 15 का। तो सॉल्व कर दो, 25 प्लस 15n-30 तो ये आएगा 15n-5। ये जनरल रूल बन गया, ठीक है। तो पैटर्न जब 1 से चालू कर रहे हो तो n-1 डालो, पैटर्न जब 2 से चालू कर रहे हो तो क्या करूंगा, n-2 डालूंगा। इतनी बात क्लियर है, समझ आया? तो एक्सरसाइज पे बढ़ू वरना और बातें करूं, बढ़ू एक्सरसाइज पे। चलो जी, बहुत आसान है, पढ़ेंगे। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट और उसको 150 रुपए हर महीने मिलते हैं पॉकेट मनी में। तो हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स से उसके पास कितना रहेगा? देखो तुम मेरी बात समझो, उसके सेविंग में कितने हैं, 500 है। अब एक महीना होगा तो उसके सेविंग में 650 हो जाएंगे ना। एक महीना होगा तो उसके सेविंग में कितने हो जाएंगे, 2 महीने होंगे तो कितने हो जाएंगे, 800। 3 महीने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 950। इसी को हम लोगों को जो है समझाना है कि भाई लीनियर एक्सप्रेशन बताओ जिसमें nth मंथ में पता कर पाएंगे। तो यानी कि कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या मैंने बोला, a प्लस, यहाँ पे तो 1 से चालू हो रहा है, हर महीने जा रहा है ना, ऐसा तो था नहीं कि एक महीने गया नहीं। तो a प्लस n-1 इंटू d। बोलो a कितना है, n-1 तो ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 150 का। तो बोलो 650 प्लस 150 n-150 तो ये हो जाएगा 650 और ये तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा और 150 n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 n। क्लियर है भाई? इसमें जो सेकंड मंथ ऑनवर्ड लिया तो n-2 इन्होंने बोला है भाई सेकंड मंथ ऑनवर्ड से हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। मतलब एक महीना खत्म हो तो दूसरे महीने की शुरुआत में कितना है, ऐसा। तो काइंड ऑफ हम एंड एट में लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऐसे जा सकता है। क्लियर है भाई? हेलो देखो जी, अब इसके बाद और रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं, हर घंटे क्या हो रहे हैं, 9 मेंबर कम हो रहे हैं। तो अगर शुरुआत में 120 लोग थे तो पहले घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे 9 माइनस करके। दूसरे घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। तीसरे घंटे के बाद 93 हो जाएंगे। चौथे घंटे के बाद 84 हो जाएंगे। 9 9 9 माइनस करना होगा। तो हमें वापस से लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है। बोलो फार्मूला क्या सीखा है, a plus n-1 into a प्लस n-1। बोलो बोलो जरा, शुरुआत में क्या वैल्यू चल रही है, शुरुआत में क्या वैल्यू चल रही है? 111 नहीं, ऐसे तो शुरुआत 120 से हुई थी, फिर वो 1 बन गया, तो यानी कि 120 प्लस n-1। पर हमारा पैटर्न में 1 जो है 111 है ना, तो फिर उसको जाने दो, टैली कर सकते हैं। पता है कैसे? अब जैसे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा कि 120 डालूं कि 111 डालूं, एक बार तुम तुम्हारी मर्जी का डाल लो। समझ लो 120 डाला तो क्या होगा तुमको बता दो, 120 प्लस n-1 और डिफरेंस क्या है, 9 प्लस 9 के माइनस 9, माइनस 9 हो रहा है तो फिर यहाँ पे -9 डाल देना तुम लोग। तो ये हो जाएगा 120 -9 into 9n -9n -9 into 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये बन रहा है 129 -9n। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है। बताओ कैसे? कि n की जगह 1 डालूंगा तो ये 111 नहीं दे रहा है, ये 120 दे रहा है। समझे? तो इसका मतलब 120 हमें नहीं रखना था यहाँ पे, और कितना रखना था, 111। समझे? तो इस तरीके से तुम पता कर सकते हो। अगर कभी कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को 111 120 में, दोनों डाल के देख लो और फिर टैली करो, तो मुझे पता चल गया 111 डालना है। तो लो 111 और फिर माइनस में 9n है और प्लस में 9 है, तो इट इज 120 माइनस 9 है। अब देखो n की जगह 1 डालो तो कितना आएगा, समझे? अब n की जगह 1 डालोगे तो फिर 111 आएगा, n की जगह 2 डालोगे तो 9 2 18 18 माइनस 120 102 आ रहा है। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। बोलो क्लियर है?
क्लियर है भाई? इसके सॉल्यूशन जो है ना, इसके सॉल्यूशन मुझे खुद से लिख के तुमको देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ये मेथड होगी नहीं, तुम लोग को ये इस तरीके से निकालने के लिए मेरे को लिख के देने पड़ेंगे तुमको। अब देखो, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13, फाइंड द एरिया अगर ब्रेथ इतना हो इतना हो इतना हो, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वाह क्या सवाल है। लेंथ फिक्स रख दिया रेक्टेंगल का, कितना 13, लेंथ कितना रख दिया 13, और बोल रहे एरिया ढूंढो जब ब्रेथ 12 हो और 10 हो और 8 हो। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले 13 into 12 करो, राइट? पहले तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फार्मूला। रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्यों बोला मैंने, एरिया रेक्टेंगल बोलना चाहिए। चलो तो 13 into 12 कितना होता है 130 और 26 156 एरिया बन रहा है, ठीक है? और उसके बाद क्या हो रहा है 13 into 10 कितना हो जाएगा 130 और 13 into 8 कितना हो जाएगा 104। ये 3 एरिया का आंसर आया। क्या लीनियर पैटर्न है इसके अंदर कि जैसे जैसे ब्रेथ 2-2 से घट रही है, जैसे जैसे ब्रेथ 2-2 से घट रही है वैसे वैसे एरिया 26-26 से घट रहा है। समझे कि जैसे जैसे ब्रेथ मैंने कितने कितने से घटाई 2-2 से घटाई, तो एज द ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 2 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आल्सो डिक्रीजेस बाय 26। यानी कि ब्रेथ का वैल्यू 2 से कम होने से भाई वो नीचे आ जाएगा। तो ब्रेथ का वैल्यू 2 से कम हो रहा है, तो यानी कि एरिया का वैल्यू जो है वो कितने से कम हो रहा है 26 से कम हो रहा है। तो यही लीनियर पैटर्न है। इन्होंने नहीं बोला था एन के टर्म्स में इक्वेशन बताओ, इन्होंने बोला था पैटर्न बताओ। तो कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है वही समझाना है। तो ब्रेथ जैसे जैसे 2 कम हो रहा है वैसे वैसे एरिया में क्या असर पड़ रहा है, बोलो ना क्या असर पड़ रहा है एरिया में 26 कम हो रहा है। अच्छे से भाषा में लिखना। अब देखो वापस से देखो इनको कितना वो है वापस से। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट इज इतना इतना इतना। तो इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर वॉल्यूम पूछ लेते हैं मतलब क्यूबॉइड है ये, इसका मतलब क्या है ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है L into B into H, याद करो लेंथ into ब्रेथ into हाइट कर दोगे अगर तुम लोग तो क्या मिल जाएगा तुमको वॉल्यूम ऑफ वो मिल जाएगा क्यूबॉइड। तो इन्होंने बोला लेंथ फिक्स है भाई साहब क्या 7, ब्रेथ फिक्स है भाई साहब क्या 11। अगर हाइट इतनी इतनी है तो आप पहले वॉल्यूम ढूंढो फिर पैटर्न ढूंढना। चलो फर्स्ट केस के हिसाब से वॉल्यूम ढूंढते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू L into B into H, कितना लेंथ है 7, बोलो ब्रेथ 11 है और फर्स्ट केस में हाइट कितनी है 5, तो 7 11 77 77 into 5 70 76 30 385 जो भी है सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। सेकंड केस में वॉल्यूम पता करते हैं। वॉल्यूम का आपस में फार्मूला क्या है L into V into H। अब कितना है लेंथ और ब्रेथ तो सेम है 7 into 11, बस इस बार वो कितना कर दिया 9 कर दिया। तो 77 into 9 जो होता है वो 693 होता है, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड केस में वापस से वॉल्यूम ढूंढना है तो लेंथ into ब्रेथ into हाइट। लेंथ भी क्या है 7, ब्रेथ भी क्या है 11, हाइट कितनी कर दी 13 कर दी। तो 77 into वो करना पड़ता है, तो 77 into 3 तो नहीं आता मेरे को यार, करो यार ये नहीं आता मेरे को। 77 into 13 3 1000 पूरा 1000 कैसे बने 1001 हो सकता है यार। 3 7 21 7 21 और 23 क्रॉस में 7 7 तो 1001 1001 तो ये इनके बीच का फर्क है। अब देखो यानी कि ये तीनों मैंने वॉल्यूम निकाल लिए, इस पे डाउट लग रहा है कुछ। तो ये पहले क्या था 385 आ रहा था, फिर कितना आया 693 आया, फिर कितना आया 1001 आया। इधर से कितने से बढ़ा 385 से 693 अगर गया तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, ये तो 13 8 और 6 ही रहेगा वो 308। तो यानी कि 803 तो 308 जुड़ा, उसके बाद भी 308 ही जुड़ा। तो क्या पैटर्न है वहां पे हां 308 जुड़ रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे हाइट को 4 से बढ़ाया है ना, कितने कितने से बढ़ा रहे हैं 4। तो as the height of this rectangular box is increasing by 4 is increased by 4 the volume also increases by 308 centimeter cube। अगर तुमने तुम्हारे स्टेटमेंट में यूनिट नहीं डाली तो आधा ही मार्क काट देंगे। तो as the height of this box is increasing by 4 meter the volume of the box is also increasing by 308 centimeter cube, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी देते हैं। ठीक है जी, बोलो क्लैरिटी आ रही है। स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ ना, कहने को तीसरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है लेकिन छोटी छोटी है, कुछ है नहीं इन सब में, मेन तो अभी आगे आएगा। अब देखो सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, ठीक है भाई 500 पन्ने की बुक पढ़ रही, बहुत अच्छी बात है, हर दिन 20 पन्ने पढ़ती है। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 50 डेज। वाह कितना मस्त सवाल नहीं है। 15 into 20 minus 5। अगर इस तरीके से करोगे तो मजा ही नहीं आएगा। मतलब उसका आंसर पूरा सही है कि हर दिन 20 पढ़ने पड़ रही तो 15 into 20 करो 300 पढ़ गई होगी।
300 माइनस कर दो 200। पर तुम्हें क्या लगता है इस तरीके का क्वेश्चन तुमको देंगे 9th स्टैंडर्ड में? अगर दिया है तो वो लोग आंसर 200 ही लाना है, लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग सर्टेन मेथड। वो तुमसे एक मेथड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करो इसको। तो यानी कि जो है अब 500 है अगर पेजेस, तो पहले दिन के बाद उसमें 20 पन्ने रीड कर लिए, है ना? तो कितने पेजेस रीड करने बचे? 480 पेज रीड करने बचे। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पेजेस लेफ्ट पूछा है तो मैं मेरा पैटर्न भी पेजेस लेफ्ट का बनाऊंगा, है ना? वरना रेड पूछा तो 20 40 60 पढ़ लिए होते वेब बनाता। पर मुझे मेरे क्वेश्चन में पेजेस लेफ्ट पूछे तो एक दिन पढ़ने के बाद 480 पढ़ने बचेंगे, 2 दिन पढ़ने के बाद 460 बचेंगे, 3 दिन पढ़ने के बाद 440 बचेंगे। इसका पहले तुम लीनियर पैटर्न बना। क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू d, बोलो इनिशियल वैल्यू क्या है? n माइनस 1, d सोच के बोलना था। 20 माइनस 20 क्योंकि कम हो रहा है, तो 480 माइनस 20 इंटू n माइनस 20 n हो जाएगा, और माइनस 20 इंटू ये हो जाएगा प्लस 20, तो ये बन रहा है 500 माइनस 20 n। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल फॉर द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, जो भी वो बुक पढ़ रही है उसके लिए। हमें बोला है 15 दिन बाद कितना होगा, तो व्हाट वी विल डू, n की जगह 15 डाल दोगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है ना? मेथड चाहिए उनको। आंसर तो 200 तब भी आ रहा था, अभी भी वही हो रहा है, 500 इंटू 20 इंटू 15 ही हो रहा है, पर दे वांट मेथड, इसीलिए ये सवाल डाला है। तो यानी कि 200 मेरा जो है ये आंसर आएगा। इस मेथड से नहीं करोगे तो स्कूल वाले टीचर बुरा बन जाएंगे, यानी कि ये इसमें जो है जरूरी है। क्लियर है भाई? डन। तो 3 एक्सरसाइज तो हो गई, तेरा टाइम लगेगा कैसा? इसके आगे का फिर कोई यूट्यूब देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। लीनियर ग्रोथ एंड डीके। देखो भाई, ग्रोथ और डीके किसको बोलते हैं? कोई चीज अगर बढ़ रही है समय के साथ साथ दैट इज ग्रोथ, और कोई चीज समय के साथ साथ बढ़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? डीके बोलते हैं। मतलब अगर कोई चीज जो है टाइम के साथ बढ़ रही है तो उसको ग्रो बोल दूंगा, है ना? जैसे कि यहाँ पे तुम देखो कि भाई ये जो कॉस्ट है ये 100 60 220 280 340 400 हुआ, तो यानी दिस इज लीनियर ग्रोथ। 60 60 60 60 बढ़ रहा है। बट ये कोई हाइट है भाई किसी चीज की, तो वो हाइट जो है वो क्या हो रही है? आधा आधा कम हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर डीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चलो अब कुछ नहीं है, इतना ही समझ आता है। अब सवाल बताओ। साइंस तो मेरे को मजा मैथ में आ रहा है, तो मैथ ही करते हैं। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। प्लांट की हाइट कितनी है? 1.75 फीट है, और इट ग्रोस बाय 0.55 एवरी इंच एवरी मंथ। तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। दोनों तरीके से कर सकते हो तुम लोग, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो या फिर नॉर्मली भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा होती है। नॉर्मली करना हो तो भाई अभी इतनी है, 7 महीने बाद तो 0.5 into 7 कर दो 3.5, तो 3.5 इसमें जोड़ दो, आंसर आ गया। सही है या नहीं? 3.5 जोड़ दो, आंसर आ गया। या तो तुम बनाओ कि भाई 1 महीने बाद 1.75 तो नीचे नहीं था, 1 महीने बाद 0.5 जुड़ के 2.25 की हाइट बन जाएगी, 2 महीने बाद इसमें 0.5 और जुड़ेगा तो 2.75 की हाइट बन जाएगी, 3 महीने बाद 0.5 और जुड़ेगा तो 3.25 की बन जाएगी। बनाओ इक्वेशन a plus n minus 1 into d। तो a का वैल्यू क्या है? 2.25 है, n minus 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.5 का। पर बढ़ ही रहा है तो पॉजिटिव डिफरेंस लूंगा ना, बढ़ ही रहा है तो पॉजिटिव डिफरेंस लूंगा। अब सॉल्व करो, 2.25 प्लस 0.5 n माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5। और देखो कितना लॉजिकल है कि 1.75 में जितनी भी बार जितने महीने के बाद पूछेंगे 0.5 उतने बार जुड़ जाएगा। है या नहीं है लॉजिकल? यानी मस्त चीज है, समझे? यानी कि इस तरीके से बन सकता है। अब देखो हाइट आफ्टर 7 मंथ बोला है, n की जगह 7 डाल दो। एक्सप्रेशन बोला था, अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एक्सप्रेशन बोला था h और t को रिलेट करता था, तो देखना कि इधर ये क्या देगा? ये हाइट देगा ना, ये जो भी चीजें क्या देगी? हाइट। तो h इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 0.5 इनटू t करना, n और t तो फिर टाइम तो एक ही बात है, समझे मेरी बात को? तो हाइट दे दी है और टाइम दे दी है, तो फिर ऐसा बनेगा। और तुमको एक टेबल बनाना है फॉर द वैल्यू बनाएंगे 0 to 10 मंथ, तो देखो ये टेबल बनी रही है ना, ये टेबल बनी तो रही है, इसमें 10 तक चले जाना और यहाँ पे लिख देना भाई टाइम इन मंथ और हाइट इन मीटर। सही है? हेलो? और ये क्या है? ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये 0.5 t पॉजिटिव है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इट एक्सप्रेसेस लीनियर ग्रोथ, बढ़ रहा है वो। और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा। एकदम सीधा सिंपल बात है, सोच विचार वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मेरा एक आंसर बना। उसके बाद
उसके बाद देखो जी, अब मोबाइल फोन जो है 10,000 में खरीदा है, उसका वैल्यू जो है 800 रुपए हर साल गिरता है। तो 3 साल के बाद का वैल्यू पता करो, तो 800 इंटू 3 2400 कम हो जाएगा। 10,000 में से 2400 कम कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर बने 7600। फिर बोल रहे टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, तो टेबल भी बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, बोल रहे टेबल और वैल्यू ऑफ टी और वैल्यू और फोन का वैल्यू बी, तो टी और बी का टेबल बन रहा है। किसका बन रहा है, टी और बी का बन रहा है। तो अगर 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तो बोलो 10,000 में कितना कम हो जाएगा, 800 कम हो जाएगा, 9,200 बन जाएगा। 2 साल हो गया तो 9,200 में 800 और कम कर दो, 8,400। 3 साल हो गया तो 8,400 में और कम कर दो, 7,600। 4 साल हो गया तो 7,600 में 800 और कम कर दो, 6,800। 5 साल हो गया तो फिर क्या कर दो, 6,000 कर दो। ऐसे ये लोग जितने बोलते 8 तक बोलते 3 और बना दो, लॉजिकल। और फिर बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं इक्वेशन बनाना है v और t का। तो एक बार तुम लॉजिक से सोचो, a प्लस n-1 लिखोगे t-1 लिखो, क्योंकि वहां पे उन्होंने t दिया है तो फिर मैं t लिख देता हूं, प्रॉब्लम क्या है। तो t-1 इनटू t, और ये क्या देगा, ये वैल्यू ही तो देगा, तो v लिख दो। ये इक्वल में क्या देगा, वैल्यू देगा, तो v कर दो। तो v इज इक्वल टू क्या है, पहला वैल्यू 9,200 प्लस t-1, और डिफरेंस कितने का है, 800। गलत, -800, माइनस लेना पड़ता है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाता है। तो -800, तो अब देखो 9,200 -800 इंटू टी, -800 टी हो जाता है, और प्लस में क्या बन जाएगा, 800 बन जाएगा। तो 800 जोड़ दो, 10,000 -800 टी। और देखो कितना लॉजिकल है, 10,000 इनिशियल वैल्यू भी था, 800 हर साल कम हो रहा है आगे, सही है ना। यानी कि ये हमने एक्सप्रेशन भी बना दिया, एक्सप्लेन बाय रिप्रेजेंट लीनियर डीके, क्योंकि भैया इसमें जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इट मींस इट इज लीनियर डीके। क्या है ये, समझे मेरी बात को। अब देखो, अब ये सवाल वैसे ही है, अब ये वैसे ही है कि भाई इनिशियल पॉपुलेशन 750 है, 50 लोग हर साल जो है जा रहे हैं, मूव टू द नियर बाई सिटी, मतलब विलेज में पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर विलेज से सिटी में जा रहे हैं तो विलेज में तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 50-50 जन जा रहे हैं। बोले 6 साल के बाद क्या होगा, 1 साल में कितने जन जाते हैं, 50 जन जाते हैं। तो 6 साल में कितने जाएंगे, 50 इंटू 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यानी कि 750 में से 300 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 450 आंसर आ गया। ये वाला तो ऑलरेडी हो जाता है। फिर ये लोग बोलेंगे डब्बा बनाओ, देखो एकदम सेम तरीके का सवाल। अब बोलेंगे डब्बा बनाओ, अब देखो टी और पी है, वेरिएबल ध्यान देने का, क्या क्या वेरिएबल है, टी और पी है। तो यहाँ पे टी लिख दो टाइम इन ईयर, पी पॉपुलेशन इन नंबर। 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, 750 थे, 50 कम हो जाएंगे 1 साल बाद, यानी कितने बन गए 700। दूसरे साल में और कितना कम होगा, 700 में 50 और कम 650। तीसरे में 650 में और कम 600। चौथे में 650, 600 में और कम 550। पांचवे में 500। ऐसे 10 साल लग जाते रहो, क्या प्रॉब्लम है। और एक एक्सप्रेशन बना के दो। तो बोलो ट्रिक क्या थी, बोलो बोलो। टी लिख देता हूँ क्योंकि ये तो टी है, ऊपर वाला वैल्यू तो टी है, तो t-1 इंटू डी। और इधर क्या लिख दूँ, टी लिख दूँ, क्योंकि ये क्या देगा, पॉपुलेशन ही तो देगा, ये तो पॉपुलेशन की नंबर है, बस आधा ऊपर वाला टी है। तो बोलो इनिशियल वैल्यू कितनी, 700 प्लस t-1, और कॉमन डिफरेंस कितना सोच के बोलना, -50। तो ये क्या बन जाएगा 700, और ये क्या हो जाएगा -50t हो जाएगा, लेकिन +50 आएगा। तो 700 और 750 हो जाएगा -50t। और ये क्या है, पॉपुलेशन है, ये क्या है, पॉपुलेशन है, समझे। तो एकदम सिमिलर है। पहले केस समझा देंगे, कोई 1 साल का वैल्यू पूछ लेंगे, 6 साल बाद 7 साल बाद 8 साल बाद टेबल पूछेंगे और एक्सप्रेशन बनवा देंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास तरीका है, तो इस तरीके से हम लोग जो है आराम से कर सकते हैं। अब ये वाला जो है तुम लोग खुद करोगे। आओ 4 एक्सरसाइज हो गई, पता चला। और कितनी देर का एक्सप्लेनेशन है, 53 मिनट, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 4 एक्सरसाइज हो गई। आओ नहीं, अब मजा आ रहा है, मैं इतना अच्छा फ्लो बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, खत्म करो। 5:30 है ना, 5:30 को जाने की इच्छा है। तुमको लेने तो 6 बजे भी नहीं आते, अरे आज तुम नीचे खड़े रहते हो। अगर तुम नीचे मिले मेरे को तो उधर आके पढ़ने लग जाऊंगा। चलो लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप ये बहुत खास बात है, ये बहुत खास बात है। अभी मैं अगर बोलूं कि मैं ये टॉपिक भी तुमको कंसेप्ट समझा चुका हूं तो तुम शॉक होगे, नहीं होगे, हो जाओ यार, थोड़ा तो हो जाओ यार, पढ़ा चुका है ये भी मैं तुमको। लीनियर रिलेशनशिप में क्या था, तुम लोगों ने ना अभी तक नोटिस किया था कि v इज इक्वल टू समथिंग समथिंग t प्लस माइनस जो भी 500 बनता है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल v और t।
ये क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, v और t के बीच में। आओ इसके ऊपर थोड़ा सा ना ढंग से बात करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा ढंग से बात करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप है ना, एक केस लेते हैं, एक केस लेते हैं, x और y वेरिएबल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? है ना, कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे तो मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होएगा, पर हम एक केस ले लेते हैं जिसमें मैं क्या बोलता हूँ, x और y वेरिएबल मान लेता हूँ। ऐसा मानो x का वैल्यू 1 2 3 4 है, कोई y चीज है वो बढ़ रही है। पहले थी, समझ लो कि पहले थी 150, उसके बाद हो गई 200, उसके बाद हो गई 250, उसके बाद हो गई कितना 300। आओ बनाओ, क्या बनेगा बोलो? a प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। सही है गलत है? क्योंकि ऊपर x है, ऊपर वाला देखते हैं। और ये किसका वैल्यू आएगा? नीचे वाले y का वैल्यू आएगा। बोलो तो 150 प्लस x माइनस 1 और डिफरेंस इतना पॉजिटिव 50 क्योंकि बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50x माइनस 50। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50 हो जाएगा 100 प्लस 50x, मतलब इसको अच्छे से लिखो 50x पहले लिखो प्लस 100, और ये है इधर y। क्या है ये इधर? y। तो दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y, जहाँ पे ये हमें बताता है कि x के वैल्यू में अगर चेंजेस आते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर x के वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है। क्या बता रहा है? ये रिलेशनशिप बता रहा है। ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा होती है y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होती है। ये रिलेशनशिप हमेशा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होता है? a होता है। x का कोएफिशिएंट क्या होता है? a होता है। और एक जो है कांस्टेंट टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। एक कांस्टेंट टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। अब a जो है और b जो है इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना। a इज द d डिफरेंस, a इज द डिफरेंस एंड b इज इनिशियल वैल्यू। b क्या है? इनिशियल वैल्यू होती है नॉर्मल सिनेरियो में। नॉर्मल सिनेरियो में मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि नॉर्मल सिनेरियो में ये जो y इज इक्वल टू ax प्लस b तुमने समझा ना, यहाँ पे a क्या है और जो b है वो क्या है? इनिशियल वैल्यू है, मतलब इनिशियली कोई चीज कितनी थी। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये लॉजिक तुमको समझ आया? ये लॉजिक तुमको समझ आया? आओ मैं तुम्हारे साथ एक और स्कैम करूं। देखो पढ़ो, ये तुमने सवाल पढ़ा था। हाँ, तुमको पता है लीनियर रिलेशनशिप y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होता है। इनिशियली कितना था? 750 था, और 50 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो y इज इक्वल टू माइनस 50x प्लस 750। ऐसा कुछ बना था क्या आंसर? ऐसा कुछ बना था क्या आंसर? यही बन रहे थे, यही बन रहे थे। अगर एक और सवाल बताऊं तो देखो, इनिशियली वैल्यू कितनी थी? 10,000, डिक्रीज कितने से होती है? 800। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है ना। तो बोलो इनिशियल कितना था? 10,000, और क्या हो रहा था? माइनस 800x हो रहा था। अब हमने 10,000 माइनस 800x लिखा होगा। अब 10,000 माइनस 800x को अगर मैं माइनस 800x प्लस 10,000 लिखूं तो कोई फर्क है क्या? बात तो एक ही, पहले भी तो पॉजिटिव साइन था 10,000 के पहले, अभी भी पॉजिटिव ही तो है। समझ रहे हो? यानी कि y इक्वल a x। इस लीनियर रिलेशनशिप में a और b की प्रॉपर्टी अगर तुम लोग अच्छे से जानते हो ना तो तुम ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते थे। ये तो हमें पूरा प्रोसीजर जानना था तो हमने जान लिया, पर इनिशियल वैल्यू और अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो चुटकियों में रूल बन सकता है इस रिलेशनशिप के मदद से। समझे? जहाँ पे a क्या है? डिफरेंस है, और ये जो b है वो क्या है? इनिशियल वैल्यू है। क्या है ये? इनिशियल वैल्यू है। इतनी बात तुमको समझ आई? बोलो, इतनी बात तुमको समझ आई? इसमें कोई डाउट लग रहा है लीनियर रिलेशनशिप में? यानी कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म। किस फॉर्म में होता है? y इज इक्वल टू ax प्लस b में होता है। ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मेरी बात समझो, तो ये मेरे पास, मैं इन टेबल की मदद से इस लीनियर रिलेशनशिप को निकाल पा रहा था। ठीक है, अगर मेरे को टेबल नहीं दिया तो मैं वो रिलेशनशिप का इक्वेशन कैसे बनाऊं? इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ये रिलेशनशिप का हम क्या बनाते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? तो अभी तक तो क्या था, मेरे को टेबल दी हुई थी, टेबल पूरी मैं बना पा रहा था, तो मुझे वो वैल्यू रिलेशनशिप इक्वेशन निकालने में कोई भी तकलीफ पड़ रही थी? नहीं पड़ रही थी। अब तकलीफ पड़ेगी। ऐसा बोला है, चलो ना इन्हीं का एग्जांपल लेते ना, प्रॉब्लम क्या है? किताब इतनी भी जल्दी नहीं, इन्हीं का एग्जांपल लेते, प्रॉब्लम क्या है?
एक टेलीकॉम कंपनी है ना, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या करती है, एक फिक्स्ड मंथली फी लेती है और एडिशनल कॉस्ट लेती है पर जीबी के हिसाब से, कि भाई अगर उस कंपनी से तुमने डेटा रिचार्ज करवाया है इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा उनकी सर्विस लेने के लिए, और जितना जीबी तुम यूज करोगे उतने जीबी के हिसाब से भी क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। कि भाई अगर समझ लो कि 50 रुपए फिक्स है और 5 जीबी यूज किया और 1 जीबी का 10 रुपए वो लेते हैं, तो 10 × 50 50 देना पड़ेगा, और 50 तो देना ही है फिक्स, मतलब 100 रुपए देने पड़ेंगे तुमको, समझ रहे हो। तो उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, बोलो ना, फिक्स्ड कॉस्ट और क्या है हमारे पास, एडिशनल कॉस्ट है पर जीबी के हिसाब से। अब एक स्टूडेंट ने देखा, ये इधर से खास बात है, एक स्टूडेंट ने देखा कि जब वो 10 जीबी यूज कर रही है तो उसको कितना देना पड़ा, 10 जीबी यूज करने पे 350 देना पड़ा, और बोले 20 जीबी यूज किया तो उसको 550 देना पड़ा। ले तो 10 जीबी यूज किया तो 350 दे रही है, 20 जीबी यूज किया तो 550 दे रही है। तो इफ द मंथली बिल वाई, देखो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि मंथली बिल को क्या वेरिएबल दिया है, वाई, कि अगर मंथली बिल वाई जो है इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड x इन जीबी, मतलब x क्या है, अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड इन जीबी, और y क्या है, मंथली बिल। तो अगर ये ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y = x + b हमें a और b का वैल्यू ढूंढना है। किसका वैल्यू ढूंढना है, a और b का। सवाल तो तुमने पढ़ लिया है ना, 10 जीबी पे 350, 20 जीबी पे 550। आओ इसको समझो थोड़ा सा, है ना। हमें कभी भी पहले सवाल में ज्यादा टाइम देना है, दूसरे सवाल में कम टाइम देना है। तो 10 जीबी पे 350 रुपए दे रही है, 20 जीबी पे 550 रुपए दे रही है ना। तो ऐसा है, ये वैल्यू जो है ये है जीबी कंज्यूम, और ये वैल्यू जो है मंथली बिल है। तो y = ax + b, ये मेरा पास नॉर्मल फॉर्म होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, y = x + b। देखो x और y का एक वैल्यू मेरे पास रेडी है ना, x और y का एक वैल्यू मेरे पास रेडी है ना, कि अगर x जब 10 है तो y कितना है, बोलो ना, तो y कितना है, 350। तो अगर मैं x की जगह पे 10 डाल देता हूं तो y की जगह क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ऐसे मैंने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालने की कोशिश तो की, लेकिन मेरे को a और b का आंसर नहीं मिला। इसको भी डालो, अगर x की जगह 20 डालो तो y कितना बनेगा, तो y is 550। यानी अगर मैं x की जगह पे 20 डाल दूं तो फिर वो क्या है, y 550 है, तो 550 = 20a + b, क्या हो जाएगा, 20a + b। दोनों केसेस में आंसर मुझे नहीं मिले a और b के, तो मुझे दो इक्वेशन मिल गई। मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम एक चीज समझो, अगर ये 10a को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये बन जाएगा 350 - 10a = b। सही है गलत है? अगर इस 10a को इधर लेता हूँ तो मतलब b का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 350 - 10a के बराबर है। इस वाले इक्वेशन में b की जगह डाल दो, यानी कि 550 = 20a, और b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 350 - 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व करो, 550 = 20a - 10 है तो 10a बन जाता है, और प्लस में 350 है। अब ये प्लस का 350 बाजू में जाएगा तो माइनस का 350 हो जाएगा। सोचने वाली बात तो है ही। तो ये हो जाएगा 200 = 10a, तो a = 20। क्या हो गया, a = 20। तो a का वैल्यू 20 मिल गया, b का वैल्यू निकालना है। ये देखो b = समथिंग है ना, डालो इसमें 350 - 10 × 20 = b। तो 350 में से 200 माइनस होएगा तो b कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू कितना मिल गया, 20 और 150 मिल गया। कितना मिल गया, 20 और 150। मतलब दिस इक्वेशन ये एक्चुअली y = 20x और प्लस में 150। तो फिक्स्ड चार्ज 20 और एडिशनल चार्ज पर जीबी, सॉरी फिक्स्ड चार्ज कितना है, 150, और एडिशनल चार्ज पर जीबी कितना है, 20। समझे है तो मजेदार। अब दिमाग कैसा लगाते हैं, रिलेशन निकाल के कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा। एक एग्जांपल है, फिर क्वेश्चन है। अब बहुत आसान है, दिमाग को खराब ना कर लेना खुद का, बहुत आसान है। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फिक्स्ड मंथली चार्ज लेती है और एडिशनल कॉस्ट लेती है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असिस्ट। तो एक बच्चे ने जिसने 10 मॉड्यूल लिया उसको 400 का बिल देना पड़ा, और अगर उसने 14 मॉड्यूल लिए तो उसको बिल कितने का देना पड़ रहा है, 500 का देना पड़ रहा है। अगर मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस x,
अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल x प्लस b फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, पहले एक टेबल बनाओ क्लैरिटी के लिए। दिस टेबल इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर, मैं मेरी क्लैरिटी के लिए, तुम्हारी क्लैरिटी के लिए बनाऊंगा। अगर 10 मॉड्यूल एक्सेस किए, x मॉड्यूल है, y मंथली बिल है, 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो कितना चार्ज देना पड़ रहा है? 400 देना पड़ रहा है भाई। 10 मॉड्यूल एक्सेस करने पे 400 का चार्ज देना पड़ रहा है, और 14 मॉड्यूल एक्सेस किए तो कितना देना पड़ रहा है? 500 का चार्ज देना पड़ रहा है। आओ a और b का वैल्यू ढूंढते हैं। चलो, इधर तो जगह कम है, इधर तो जगह कम है, इस वाले सॉफ्टवेयर में देखो। x y 10 पे 400 दे रहा हूँ, 14 पे 500 दे रहा हूँ। नॉर्मली y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है, राइट? क्या होता है? ये क्लियर है ना? पूरा क्लियर करते चलना यहाँ से, मैं घर पे जाके पढ़ोगे या बाद में करोगे वो मत सोचना, पूरा क्लियर करके चलना, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें ज्यादा है तो समझना। अब देखो, अगर x की जगह 10 डाल दूं तो y कितना बन जाएगा? मतलब अगर x की जगह 10 डालता हूं तो मुझे y की जगह कितना लिखना चाहिए? 400 लिखना चाहिए प्लस b, तो ये बन रहा 400 इज इक्वल टू 10a प्लस में b। ओके जी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं x की जगह 14 डाल दूं, y इक्वल ax प्लस b में ही अगर x की जगह 14 डाल दूं तो y कितना बन रहा है? 500, तो 500 इज इक्वल टू a इंटू 14 प्लस में b। क्या बनेगा? a इंटू 14 प्लस में b बन जाएगा। तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस में b। क्या बनेगा? 500 इज इक्वल टू 14a। अब देखो, दोनों से आंसर नहीं आया, पर मैंने बोला था कि इधर b को क्या लिख सकते हैं? 400 माइनस 10a जो है ये b के बराबर है। 400 माइनस 10 है किसके बराबर है? b के बराबर है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस में ये b का वैल्यू क्या है? 400 माइनस 10 है। क्या है b का वैल्यू? 400 माइनस 10। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना अगर इस चैप्टर का, तो तुम समझोगे कि भाई इस चैप्टर में नया कुछ है ही नहीं, एक ही तरीके की सॉल्विंग है। जो एग्जांपल में देखी वो तीनों सवाल में हो जाएगी कि b का जगह पे वैल्यू डालो, बात खत्म हो गया। अब बोलो 14a माइनस 10a कितना हो जाएगा? 4a हो जाता है प्लस में 400, ये 400 बाजू में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 500 से, तो ये आया 100 इज इक्वल टू 4a। तो a इज इक्वल टू 25, a 25 आया, सबसे अच्छा यही इक्वेशन होता है। 400 माइनस 10 इंटू 25 इज इक्वल टू b, तो यानी 400 माइनस 250 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 150। आ गई a और b का वैल्यू आ गया। हमें तो क्वेश्चन से a और b का वैल्यू ढूंढने बोलता है, लेकिन अपने को तो समझनी है चीजें। तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 25 था 20 था 25 x प्लस में 150, तो 150 इनका फिक्स्ड चार्ज है और 25 क्या है? एडिशनल चार्ज है। समझ गए कि 150 इनका क्या है? फिक्स्ड चार्ज है, और 25 इनका क्या है? एडिशनल चार्ज है। ये हमारी कहानी है। अब देखो अगले भी वैसे है, अगले भी वैसे है। अब देखो एकदम से एक जिम है भाई, ठीक है भाई, तुम लोगों को जगह बदलनी है बदलो, पर जो भी है जिम है, फिक्स्ड मंथली फी है, एडिशनल कॉस्ट पर आ है। अगर 10 घंटे काम करे तो 800 का बिल है, 15 घंटे काम करे तो 1100 का बिल है। अगर बिल का वैल्यू y है, r जो है a है, x है, तो इसकी वजह से a और b का वैल्यू कर लोगे, है ना? मैं सिर्फ टेबल बना के दे देता हूं तुम लोगों को कि ये लोग क्या बताया, क्या कहना चाह रहे हैं। x y ये टाइम है और ये उसका चार्ज है। तो अगर वो 10 घंटे जिम करेगा तो 800 रुपए देना पड़ेगा, 15 घंटे जिम करेगा तो कितना देना पड़ेगा? 1100। फिर तुमको सब्स्टिट्यूशन खेलना है, हो जाएगा? हो जाएगा। मेरा फेवरेट सवाल, पुरानी भी आरएस वगैरह में बहुत बार इस सवाल आया है, थोड़ा बहुत सवाल का तरीका बदल दिया लेकिन बहुत मस्त सवाल है ना? कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, है ना? टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, है ना? एक केल्विन भी होता है, पर उसमें रिलेशन देके रखा है C इज इक्वल टू, C जो है वो AF प्लस B के बराबर है। जो C है वो किसके बराबर है? AF प्लस B के बराबर है। A और B का वैल्यू पता करके दो। अगर जो है एक आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना है? 32, और वाटर बॉयल एट 100 डिग्री और 212 डिग्री। तो बोलो टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। 0 पे 32 था, 100 पे 212 था, याद रखना। पानी अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल मेल्ट होता है क्या भाई? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो जो भी हो रहा है, तो दोनों सेम टेम्परेचर है। और जो पानी है वो इधर बर्फ था ओके, और इधर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चल रहा है। तो चलो एकदम सेम, इधर बस वेरिएबल इन्होंने अलग कर दिया। f इज इक्वल टू नहीं, c इज इक्वल टू AF प्लस B, ये रखा इन लोगों ने।
ये देखो लोगों ने सिर्फ सॉल्विंग करो, ध्यान देना फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो जब फ्रैक्शंस आएंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है, बहुत आसान। अब c की जगह 0 डाल दोगे तो a कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो देखो 0 इज इक्वल टू 32a प्लस b, तो b जो है वो किसके बराबर आ रहा है माइनस 32a के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है चलो अब बोलो। अब अगर इसी c इज इक्वल टू a f प्लस b में अगर मैं c की जगह 100 डाल देता हूँ तो f की जगह कितना डालना पड़ेगा 212 डालना पड़ेगा। c की जगह 100 डाल देता हूँ तो f की जगह कितना डालना पड़ेगा 212। तो a ब्रैकेट 212 प्लस में b, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 212a प्लस b। अब बोलो ये b अच्छा आदमी दिख रहा है क्या? ये b अच्छा आदमी दिख रहा है? आंसर ही नहीं आ रहा है। तो इस b की जगह पे क्या कर दूं? बोलो b की जगह पे क्या कर दूं? 32a डाल देता हूँ। तो अगर माइनस 32a डालूं तो 100 इज इक्वल टू 212a माइनस 32a, तो 100 इज इक्वल टू 180a, तो 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू a। 0 0 काट दो 10 अपॉन 18, 2 2 से और डिवाइड करोगे तो a का वैल्यू कितना बन जाएगा 5/9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा डाल दो इधर, माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 9 इज इक्वल टू b। तो a और b का वैल्यू ढूंढ लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है, c इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 5/9, तो 5/9 f और माइनस में 160 अपॉन 9। समझ गए? बोलो समझे? यानी कि एकदम सेम है। वो दो वैल्यू जो देते हैं y इक्वल ax प्लस b में वो x और y की जगह डालो, दो इक्वेशन आती है, b की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो तो a का आंसर आ जाता है। उस आंसर को तुम किसी में डाल दो तो उसमें क्या मिल जाएगा b का आंसर मिल जाएगा। तो यानी इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। आओ छठी एक्सरसाइज, 6th एक्सरसाइज, और ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरी आखिरी एक्सरसाइज जो है होनी भी चाहिए, पर थोड़ा सा काम ज़्यादा है। ऐसे तो ठीक है, ऐसे तो ठीक है, पर चलो आज के लिए बहुत हो गया, जा सकते हो। इसका